दोस्तों एक काम करो, अभी अपनी आंखें बंद कर लो और अपने सबसे बड़े दुख को याद करो, जैसे कि कोई चला गया हो या फिर तुमसे सारी चीजें छिन गई हो। अब जरा सोचो, उस वक्त तुम्हारे जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आया था? गुस्सा, डर या कोई आवाज जो बोल रही थी तुम अकेले हो? वो आवाज तुम्हारी नहीं थी दोस्तों, वो कोई और था। आज हम लोग एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसमें एक लड़की की पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। एक के बाद एक उससे हर चीज छिन जाती है, उसके सारे फैमिली मेंबर्स भी मर जाते हैं और आखिरी में पता चलता है कि वो कभी अकेली थी ही नहीं, कभी नहीं। इस मूवी का नाम है खानजाब और ये एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है रिहायू से, जो सो रही होती है। उसके पापा वहां आते हैं और उसे जगाते हैं और कहते हैं कि सुबह की प्रेयर का टाइम हो गया है, उठो और प्रेयर करो। वो प्रेयर करने बैठती है, वो अपनी आंखें बंद करती है और कॉन्सेंट्रेट करती है। तभी बाहर कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। रिहायू जल्दी से प्रेयर छोड़कर बाहर निकल के चेक करती है, तब वो देखती है कि उसके डैड पर कुछ अनजान लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। अपने पापा को बचाने के लिए वो इन लोगों पे खुद हमला कर देती है। हमला इतना खतरनाक करती है कि वो एक आदमी का कान तक काट लेती है, लेकिन फिर भी वो अपने डैड को बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। असल में रिहायू के डैड एक ओझा थे। बुरी आत्माओं के कब्जे में जो लोग थे वो उनकी मदद करते थे और उनके अंदर से वो बुरी एनर्जी को निकालते थे। लेकिन इन लोगों ने रिहायू के पापा को गलत समझ लिया था। उन्हें लगा कि ये काला जादू करते हैं और इसीलिए रिहायू के डैड को मार दिया। रिहायू अपने छोटे भाई को लेकर अपनी नानी के घर पे आके रहने लग जाती है। 2 साल का वक्त गुजर जाता है और हमें पता चलता है कि रिहायू घर चलाने के लिए कपड़े की दुकान पर काम करती थी। एक दिन जब वो घर लौटी तब वो देखती है कि नानी के पास उसके पापा के अंकल सिंटोट आए हुए थे। वो नानी को डैड का पुराना घर बेचने के लिए फोर्स कर रहे थे और ये सुनकर रिहायू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रिहायू को आज तक ये बात समझ नहीं आई थी कि सब उनके डैड को बुरा क्यों कहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वो अपने पापा के टीचर सर्वो के घर चली जाती है। वहां पे उसे अपने डैड की अजीब सी लाठी दिखी जिस पर सांप बना हुआ था। वो उसे टच करने लगी थी तो तुरंत पीछे से सर्वो ने आके उसे रोक दिया और कहा कि इसे मत छूना। रिहायू ने दोबारा उस लाठी को देखा और सीन्स फ्लैशबैक में चले गए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रिहायू की माँ भी सांप काटने से ही मरी थी। जब उन्हें सांप ने काटा था उनके जिस्म का बहुत बुरा हाल हो गया था। उनकी बहुत ही ज्यादा भयानक मौत हुई थी। सर्वो यानी डैड के टीचर रिहायू को बताते हैं कि तुम्हारा वो पुराना घर आज भी प्रेयर की जगह के तौर पर यूज हो रहा है। अब प्रेयर की जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी प्रेयर कर रहा था। जब वो प्रेयर कर रहा था तो बार बार उसके कंधे पर कोई हाथ रख रहा था। शुरुआत के 1-2 बार तो उसने इग्नोर किया, तीसरी बार उसको डर लग गया। उसने जब प्रेयर रोककर पीछे मुड़कर देखा तब वहां पे कोई नहीं था, लेकिन तभी लाइट चली गई और तभी दिखाया जाता है कि उस आदमी के पीछे मरे हुए लोगों की आत्माएं प्रे कर रही थी। जब उस आदमी ने उनकी आवाज सुनी तब वो बहुत ज्यादा डर गया। वो वहां से भागने की भी कोशिश करता है। बाहर निकल के वो रिहायू को घबराया हुआ देख लेता है। रिहायू असल में अपना पुराना घर देखने आई थी। अब क्योंकि ये प्रेयर की जगह बन गई थी तो उसने भी यहाँ बैठकर प्रे करने का फैसला कर लिया। प्रेयर करते टाइम उसके साथ भी वही अजीबोगरीब हरकतें होने लगी थी। प्रेयर पढ़ते हुए एकदम से लाइट चली जाती है और उसके आसपास मरी हुई औरतों की आत्माएं इकट्ठा होकर उसे देखकर चिल्लाने लगती है। रिहायू ये सब देखकर चिल्ला के वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक पर्दे में उलझ जाती है और सीन यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में चले जाता है। अब हमें उस वक्त का टाइम दिखाया जाता है जब उसके डैड जिंदा थे। डैड किसी पोजेस्ड इंसान की बॉडी से बुरी एनर्जीज को निकाल रहे थे। रिहायू ने देखा था कि कैसे उसके डैड ने उस आदमी की सारी बुरी एनर्जीज को अपने अंदर संभाली और फिर उनके मुंह से एक सांप निकला जो उस इंसान के अंदर चला गया। उस सांप ने अंदर जाकर एक और सांप को बाहर निकाला और फिर उस सांप को ही मार डाला। अब वो सांप जो डैड की बॉडी से निकला था वो रिहायू को ही डसने वाला था, लेकिन तभी उसके डैड ने आकर उस सांप को पकड़ लिया और एक लाठी में बदल दिया। यानी वो लाठी जो हमने देखी थी वो असल में एक ताकतवर सांप था जिसके अंदर कुछ जादुई पावर्स थी। सीन अब प्रेजेंट में आ जाता है और रिहायू यहाँ से डर के भाग जाती है। सुबह होने पर सब कुछ नॉर्मल था और रिहायू काम के लिए अपने शॉप पे चली गई। आज उसकी शॉप पे कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा आए हुए थे। ये देखकर उसकी साथ वाली दुकान वाली को जेलसी होती है और वो बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगती है। उसकी इतनी कड़वी बातों से रिहायू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गई थी और वो किसी बिल्ली की तरह उसको मारने के लिए झपट पड़ती है। लड़ाई काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और उनके साथ वाले दुकानदार और आसपास के लोग लड़ाई छुड़वाते हैं। सारे लोग रिहायू की सफेद आंखें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब रिहायू का दोस्त इन्हें बताता है कि रात में रिहायू अपने घर गई थी। वहां डैड कुछ बुरी आत्माओं को अपने साथ रखते हैं और शायद उन्हीं में से किसी ने रिहायू को पोजेस कर लिया होगा। ये सारी चीजें रिहायू को बहुत ज्यादा डरा चुकी थी, इसीलिए वो घर वापस आ गई थी। घर आकर उसने अपनी नानी से अपने पापा के काम के बारे में पूछा। नानी ने उसको बताया कि डैड बुरी आत्माओं की मदद लेते थे और वो अपना काम करवाते थे। अपना काम करने के बाद वो उन्हें एक कमरे में बंद कर देते थे, इसीलिए वो रूम अब बुरी आत्माओं का घर बन चुका है। वो रिहायू को आगे ये भी बताती है कि वहां पे मत जाना कभी भी, लेकिन रिहायू फिर भी पता नहीं कैसे दोबारा उसी कमरे के बाहर पहुंच जाती है।
वहां आकर वो देखती है कि वहां पे एक और आदमी प्रेयर करने आया हुआ था, लेकिन उसे प्रेयर करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रिहायू ने जब नोटिस किया तो अगले ही पल उसे उस आदमी के पीछे एक सुपरनैचुरल डीमन बच्चे का साया दिखाई दिया, और शायद इसीलिए उस आदमी को प्रेयर करने में इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। अब वो खुद भी प्रेयर करने के लिए आ गई थी। जब वो प्रेयर पढ़ रही थी तब उसे अपने आसपास बहुत सारी आत्माओं के पैर दिखाई दिए। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और प्रेयर पढ़ने लगी, और उसकी प्रेयर पढ़ने से आत्माओं को जैसे कि कोई तकलीफ हो रही हो, और वो सर पकड़ के रिहायू के सामने बैठ गई। उसे देख के रिहायू डर के पीछे की तरफ गिर गई, जहाँ पहले से ही बहुत सारी आत्माएं लेटी हुई थी और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है। और इसी के साथ उसे पुरानी यादें दोबारा आने लगती हैं। पुरानी याद में उसके डैड एक रिचुअल कर रहे थे और रिहायू अचानक से वहां पे आ गई थी। रिहायू के वहां पे आने से पूरा रिचुअल टूट जाता है और उन सारी बुरी आत्माओं ने रिहायू को पोजेस कर लिया था। इसके बाद छोटी रिहायू उस आत्मा की गोद में सो रही थी। ये सब देखकर रिहायू जब इस बार बाहर निकलने की कोशिश करती है तब वो बाहर निकलने की जगह आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है। वहां सारी आत्माएं एक साथ उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे बचा लिया था। जब रिहायू को होश आता है तब वो डैड के टीचर मतलब सर्वो के घर पे थी और उसका दोस्त भी उसके साथ था। यहाँ सर्वो उसे बताता है कि बचपन में ही तुम्हें इन बुरी आत्माओं ने पोजेस कर लिया था और यहाँ तुम्हारा एक्सोर्सिज्म करने के लिए सिंतो तुम्हारे डैड के अंकल आए हुए थे, लेकिन वो तुम्हारा एक्सोर्सिज्म ठीक से नहीं कर पाए थे और जब तुम वापस इस घर पे लौटी तुमने खुद ही उन आत्माओं को बुला लिया। इसी वजह से उस दिन से लेकर अब तक रिहायू पूरी तरह से उन आत्माओं के कब्जे में थी। सर्वो उसे बताता है कि तुम्हें अभी भी ठीक करने के लिए एक एक्सोर्सिज्म करना ही पड़ेगा। दिन गुजरते रहते हैं और रिहायू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी तबीयत भी अब बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी और उसको जगह जगह पे बहुत सारी आत्माएं दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि उसके काम वाली जगह पे भी। यहाँ रिहायू की नानी जब बाजार में कुछ जरूरी सामान लेने गई थी, जिस लड़की को रिहायू ने मारा था उसकी माँ दोबारा बाजार में खड़ी होकर रिहायू की नानी की बेइज्जती करने लगती है। ये देखकर रिहायू को पता नहीं क्या होने लगा। उसके अंदर अजीब सी एनर्जी बनने लगी थी और उसके मुंह से एक सांप निकला, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसके पापा की बॉडी से निकला था। उस सांप ने जाकर उस औरत को काट लिया। ये सारा नजारा गांव वालों ने भी देख लिया था और उनको लगने लगा था कि रिहायू की नानी ये सब कर रही है। गांव वाले तो अब इन्हें वहां से निकालने की तैयारी में थे, लेकिन सर्वो ने आकर सारी सिचुएशन को संभाल लिया था। वो बोलता है कि अगर इन सब के पीछे नानी जिम्मेदार है तो फिर हम पुराना रिचुअल करवा के देख लेते हैं। इस रिचुअल के अंदर एक जिंदा इंसान को मुर्दे की तरह एक सफेद कपड़े में लपेट के लेटा दिया जाता है और उससे उसके गुनाह कन्फेस करवाया जाता है। अगर उसने वो गुनाह किया होता है तो वो मर जाता है और अगर नहीं किया होता तो फिर वो जिंदा रहता है। नानी भी इस रिचुअल के लिए मान गई थी क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था। अगली रात हम लोग देखते हैं कि नानी के साथ वो रिचुअल शुरू हो गया है। हम लोग नोटिस करते हैं कि रिहायू रिचुअल देखने की जगह उसी प्रेयर वाले कमरे में प्रेयर करने जाती है। वहाँ पे बहुत सारी आत्माओं ने उसे फिर से डराना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वो नहीं डरी थी। उल्टा उसने खुद आत्माओं को चीख कर डरा दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गई थी। अब हमें नानी को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही आत्माओं की दुनिया में चली गई थी। वहां जाकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो एक से दूसरे कमरे में जाती है और शायद दूसरे से तीसरे में भी जाती है। एक कमरे में उन्होंने रिहायू को आत्माओं के बीच में बैठा हुआ देखा। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाई और रियल वर्ल्ड में उसको होश आ गया था। नानी को जिंदा देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि उस औरत के मर्डर के पीछे नानी का हाथ नहीं था। अब अपनी बेगुनाही साबित करने के बावजूद नानी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उन्होंने उस गांव को छोड़ने का फैसला कर दिया था। जाने से पहले वो रिहायू को बताती है कि प्रॉपर्टी उन्होंने सिंटोट के हवाले करके जा रही है। सिंटोट का नाम सुनते ही दोबारा रिहायू को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी आंखें काली पड़ जाती है। हम लोग साफ देख पाते हैं कि उसको किसी ने पोजेस कर लिया है। वो नानी को बताती है कि मेरे डैड के मौत के पीछे कोई और नहीं सिंटोट ही था। वो आगे कहती है कि जिस आदमी ने मेरे डैड को मारने की कोशिश की थी उसे मैंने ही काटा था और डैड के मरने के बाद मैंने उस आदमी को सिंटोट के साथ देखा था। गांव वालों को भी सिंटोट ने ही इकट्ठा किया था ताकि हमें हमारे घर से निकाला जा सके। वो एकदम अजीब सी आवाज में बोलती है कि सिंटोट ने ही हमारे डैड को मरवाया है। ये आवाज इतनी भयानक थी कि नानी को अपने कान बंद करने पड़ गए थे और ये सब कहने के बाद रिहायू बेहोश हो जाती है। रिहायू को होश शाम में आता है और वो अपने काम पर भी नहीं जा पाई थी। होश में आने के बाद जब वो अपने काम पर जाती है तो उसे बताया जाता है कि लेट आने की वजह से उसको काम से निकाल दिया गया है। बाकी बची हुई सैलरी देकर उसे वहां से चले जाने को कह दिया जाता है। काम से निकालने की वजह से रिहायू घर आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके रोने पर उसके अंदर की पावर्स दोबारा जग जाती है और उसके अंदर से एक सांप जाकर उस ओनर को काट लेता है, जिससे उस ओनर की मौत हो जाती है। यहाँ रिहायू वाले इंसिडेंट के बाद नानी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उन्हें जगह जगह पर सांप के हेलुसिनेशंस हो रहे थे। मतलब जगह जगह पर उनको सांप नजर आ रहे थे। जब रिहायू का भाई उनसे पानी मांगने आया था तब भी उनको कुछ समझ नहीं आया। तभी उन्होंने देखा कि एक सांप रिहायू के भाई को मारने वाला है। उन्होंने उस सांप को पकड़ लिया था और जोर जोर से दीवार पे मारने लगी थी ताकि वो भाई को बचा सके। रिहायू भी वहाँ पे आई हुई थी और वो नानी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नानी रुकी नहीं और एकदम से उनको होश आता है और उनको पता चलता है कि वो सांप को नहीं बल्कि रिहायू के भाई को मार डाला है।
हेलुसिनेशन की वजह से वो उस बच्चे को ही सांप समझने लगी थी। इस चीज का उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। वो एक मर्डर कर चुकी है और पहले से ही उनपे एक मर्डर का इल्जाम लग चुका है और अब तो सच में ही मर्डर कर दिया है। उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी और इसीलिए वो सुइसाइड कर लेती है। नानी को मरा हुआ देख के सदमे से रियायू भी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो सिंटोट की कार में थी जो उसे अपने घर ले जा रहा था। ये देखकर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। दूसरी बार जब उसे होश आया तब वो सिंटोट के घर पे थी। वहाँ सिंटोट की बीवी ने उसे देखा और प्यार से समझाया, तुम जैसा सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। सिंटोट वैसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। उसे तुम्हारी डैड की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके पास खुद इतना पैसा है और उसने अपने पैसों से एक हीलिंग स्कूल बनाया है जहाँ बच्चों को एक्सोर्सिज्म सिखाया जाता है। वो रियायू को ये भी समझाती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे डैड की मौत, नानी की मौत, इसका जिम्मेदार तुम खुद को मत समझो। ये सारी चीजें बुरी आत्माएं तुमसे करवा रही है। अब रात हो जाती है और सिंटोट की बीवी अपने कमरे में सोने चली जाती है। सोते हुए उन्हें रियायू के भाई का सपना आता है जो उसे बताता है कि रियायू उस प्रेयर वाले कमरे से कनेक्टेड है और अगर उसकी जान बचानी है तो उसका एक्सोर्सिज्म कराना जरूरी है और एक्सोर्सिज्म के लिए वो सांप वाली लाठी भी जरूरी है जो उसके डैड की पावर से बनी थी। सुबह होने पर सिंटोट उस लाठी को लेने के लिए उस प्रेयर वाले कमरे में चला जाता है। इस कमरे में जब वो लाठी ढूंढता है तब उसे अजीब से काले जादू वाला सामान मिलता है। उन चीजों पर जो पुरानी लिखावट थी वो सब पढ़कर सिंटोट समझ जाता है कि ये सारा काम सर्वो का है। जी हाँ दोस्तों, सर्वो वही जो रियायू के अपने डैड का टीचर था। असल में रियायू के डैड को मरवाने के पीछे सर्वो ने ही काला जादू किया था। ये सब जानने के बाद अब सिंटोट सीधा उससे पूछता है, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? ये सुन के सर्वो ने बताया कि जब रियायू के डैड जो भी पोजेस लोग थे उनकी मदद करने लगे थे तब लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया था। लोग एक्सोर्सिज्म के लिए रियायू के डैड के पास ही जाने लगे थे और इससे उनकी दौलत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। वो कहता है कि मेरा नाम और मेरा काम ठप पड़ने लगा था और रियायू के पापा को दोनों नाम और शोहरत बहुत ज्यादा मिलने लगी थी। ये सब देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था और रियायू के पापा को मारने का प्लान बना लिया था। असल में सिंटोट रियायू के पापा के अंकल नहीं बल्कि सर्वो, रियायू के पापा के टीचर, उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। इसीलिए रियायू जब वापस गांव में आई और सर्वो से मिली थी तब सर्वो ने जानबूझकर उसे उस प्रेयर वाले कमरे में भेजा था ताकि दोबारा से वो उन पावर से पोजेस हो जाए जिनसे पहले बचपन में सिंटोट ने उसकी जान बचाई थी। सारी सच्चाई जानने के बाद सिंटोट लाठी लेकर वापस रियायू के पास आ जाता है उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए। रियायू को एक कमरे में लाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। इन्हीं आदमियों में वो आदमी भी था जिसने रियायू के पापा को मारा था। उसे देखकर रियायू गुस्से में आ जाती है और बुरी एनर्जीज दोबारा उसे पोजेस कर लेती हैं। उसकी आंखें बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और वो सिंटोट के ऊपर ही हमला करने के लिए बढ़ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सिंटोट ने ही उसके डैड को मारा है। लेकिन यहाँ सिंटोट उसे सब कुछ सच बता देता है, मैंने नहीं, सर्वो ने अपने काले जादू से तुम्हारे डैड को मारा था। रियायू चिल्लाकर बोलती है कि मैंने उस आदमी को यहाँ देखा है जिसने मेरे डैड को मारा था। इस बार सिंटोट कन्फेस कर लेता है कि उससे भी एक गलती हुई है। वो कहता है कि वो बेटा मेरा था। मुझे 2 साल पहले ही पता चला कि मेरे बेटे ने तुम्हारे डैड का मर्डर किया है सर्वो के साथ मिलकर। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए तुमसे ये सच्चाई छुपाई, यही मेरी गलती है और इसीलिए तुम्हारी फैमिली की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। मैं बहुत कुछ खोना पड़ा जैसे कि तुम्हारी नानी, तुम्हारा भाई, और इसी का मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है। रियायू का गुस्सा अभी भी सिंटोट पे था। आखिर उसने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कैसे? सिंटोट की गलतियों की सजा उसे देने के लिए वो उसके ही बेटे को इविल एनर्जी से पोजेस कर देती है। वो बेटा पोजेस होकर उसके ही बाप को मार डालता है एंड बहुत ज्यादा अजीबोगरीब आवाज सुन के सिंटोट की बीवी उस कमरे में आ जाती है। वो देखती है कि सिंटोट तो पहले ही मर चुका था और उसे मारा उसके अपने खुद के बेटे ने। उसने सबसे पहले अपने बेटे को नॉर्मल किया। वो जब होश में आया तो उसने देखा कि उसने अपने ही पापा को मार डाला है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा टूट जाता है और इसी के गिल्ट में वो सुइसाइड कर लेता है। सिचुएशन अब धीरे धीरे करके हाथ से निकल रही थी। सिंटोट की बीवी को पता चल गया था कि सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए रियायू को एक्सोर्सिज्म करना जरूरी है। वो अपने सारे दुख भुलाकर, अपने बेटे की मौत, अपने हस्बैंड की मौत सब साइड में रख के रियायू का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करती है और फिर उसके अंदर से सारी बुरी एनर्जीज बाहर निकाल देती है। बुरी एनर्जीज के बॉडी से निकलते ही रियायू बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन सिंटोट और उसके बेटे का फ्यूनरल दिखाया जाता है। रियायू को बहुत ज्यादा दुख होता है कि ये लोग इसकी वजह से मरे हैं। लेकिन इस बार भी सिंटोट की बीवी, जो कि बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत प्यार से रियायू को समझाती है। वो कहती है कि इन सब चीजों की जिम्मेदार तुम नहीं हो। तुम अपने आप को इन सब चीजों के लिए बुरा मत समझो। ये सब कुछ उन बुरी आत्माओं ने तुमसे करवाया है जिन्हें एक्सोर्सिज्म करके मैंने तुम्हारी बॉडी से निकाल दिया है और अब तुम बिल्कुल ठीक हो। सिंटोट की बीवी उसे ये भी बताती है कि जिस बुरी एनर्जी ने उसे पोजेस किया था, जिस डीमन ने उसे पोजेस किया था, उसका नाम खान साहब था। ये एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर डीमन होता है और उस डीमन की कुछ एनर्जी उस लाठी के अंदर भी थी जिसे तुम्हारा एक्सोर्सिज्म करने में इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए सिंटोट की बीवी उस लाठी को भी डिस्ट्रॉय करवा देती है ताकि आज के बाद रियायू को ऐसी किसी भी एनर्जी से कोई कनेक्शन ना बने। और बस यही सब दिखाते हुए कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी तो आप लोगों ने पूरी देख ली और समझ ली। अब बारी है कुछ थ्योरीज की जो मैं आप लोग को अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सही टाइम है, सब्सक्राइब कर लो।
तो दोस्तों थ्योरी नंबर 1 इस खान साहब ने रियायू को पोजेस नहीं किया था, उसने उसे चूज किया था। पूरी फिल्म में हम यही सोचते रहते हैं कि शायद रियायू एक विक्टिम है, बुरी आत्माओं ने उसे पोजेस कर लिया है, वो बेचारी है और वो इनोसेंट है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? जरा सोचो एक बार, खान साहब क्या है? एक ऐसा बुरा डीमन जिसका काम सिर्फ इतना है, जब इंसान प्रेयर करने बैठे भगवान को याद करे तब उस इंसान के जहन में डाउट डालना, उसे डिस्ट्रैक्ट करना या उसे भटकाना। मतलब खान साहब उस इंसान के पास जाता है जो प्रेयर करता है, जो भगवान से कनेक्ट करना चाहता है। अब अगर फिल्म में देखो तो रियायू की माँ मर गई थी, उसके पापा भी मर गए थे, नानी भी मर गई और भाई भी मर गया। इतनी ज्यादा टूटी हुई इंसान होने के बाद भी रियायू ने प्रेयर करना नहीं छोड़ा था। हर मुश्किल के बाद भी वो उसी प्रेयर के कमरे में जाती थी, बार बार और बार बार। खान साहब ने उसे इसीलिए नहीं चुना कि वो कमजोर थी, उसने उसे इसीलिए चुना क्योंकि वो सबसे ज्यादा मजबूत थी। इस्लामिक बिलीफ कहती है कि बुरी आत्माओं का हमला उन लोगों पर ज्यादा होता है जो ज्यादा पॉयज होते हैं, क्योंकि एक अच्छी रूह को करप्ट करना बहुत ज्यादा बड़ा इनाम होता है। रियायू एक ऐसे घर में पली बड़ी थी जहाँ बुरी आत्माओं को अंदर आने की जगह थी। उसके डैड का रिचुअल टूट गया और रियायू के अंदर आ गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? मेरी थ्योरी बस ये है कि खान साहब बहुत पहले से रियायू को देख रहा था, जब से वो छोटी थी और जब से वो उस घर में रहती थी, और जब रिचुअल का मौका मिला उसने उसे चुन लिया, एक्सीडेंटली नहीं, पर्पसफुली। एक ऐसी लड़की जो टूटने के बाद भी प्रेयर नहीं छोड़ती, वो खान साहब के लिए सबसे बड़ा प्राइज था। और अब सबसे स्कैरी पार्ट दोस्तों, खान साहब को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है फिल्म में, लाठी तोड़ दी गई थी, लेकिन रियायू अभी तक वहीं है। अभी भी वो उस दुनिया से कनेक्टेड है जहां वो सालों तक रही। क्या लाठी तोड़ने से उसे सच में आजाद कर दिया या सिर्फ कनेक्शन अभी टूटा है? फिल्म तो खत्म हो जाती है लेकिन मेरा सवाल खत्म नहीं होता। मेरी दूसरी थ्योरी ये है कि सर्वो फिल्म का असली विलन नहीं था, खान साहब सर्वो के अंदर बचपन से ही बैठा था। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट थ्योरी है दोस्तों, और ये फिल्म के हर एक सीन से मैच करती है। सर्वो रियायू के डैड का टीचर, एक गुरु, एक हीलर, एक ऐसा इंसान जिसे लोग ट्रस्ट करते थे। फिल्म में जब सच्चाई खुलती है तब पता चलता है कि सर्वो ने जेलेसी में रियायू के डैड को मरवाया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डैड ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। अब सिर्फ एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, क्या कोई गुरु जो सालों से अपने शिष्य के साथ काम करता है, जो सुपरनैचुरल दुनिया को जानता हो, क्या वो इतनी सी छोटी सी वजह के लिए अपने शिष्यों को मरवा देगा, सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए? यार मुझे तो लगता है ये किसी नॉर्मल इंसान का बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं है, ये किसी अंदर घुसे हुए ईविल का बिहेवियर है। इस्लामिक सुपरनैचुरल बिलीव्स में खान साहब के साथ एक और डेविल भी होता है जिसका नाम हदीस होता है, और ये भी प्रेयर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि खान साहब या फिर ऐसा ही कोई सिमिलर ईविल सर्वो के अंदर बचपन से ही था। वो सुपरनैचुरल काम करता था और इसका मतलब है कि वो उस दुनिया से रेगुलरली कनेक्टेड था, और जितना ज्यादा कोई सुपरनैचुरल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता है उतना ज्यादा ही पोजीशन के लिए वल्नरेबल होता है। सर्वो ने डेलिबरेटली रियायू को प्रेयर वाले कमरे में भेजा था, और उसने डेलिबरेटली रियायू को पोजेस रहने दिया, और तो और उसने डेलिबरेटली सिंटोट को ब्लेम करवाया। कोई एक नॉर्मल ह्यूमन इतनी परफेक्ट चेस नहीं खेल सकता, कोई तो था उसके अंदर जो ये सब करवा रहा था। और फिल्म के एंडिंग में सर्वो तो मर जाता है, लेकिन खान साहब का जिक्र सिर्फ लाठी के अंदर तक ही लिमिटेड रहता है। कोई नहीं पूछा कि सर्वो के अंदर क्या था और क्या वो भी डिस्ट्रॉय हुआ। फिल्म ने ये सवाल छोड़ दिया, और मुझे लगता है कि ये जानबूझ के छोड़ा गया सवाल है। अब दोस्तों थ्योरी 3 पे आते हैं। नानी की मौत सबसे बड़ा ट्रेजेडी नहीं था, नानी खुद एक ट्रैप्ड सोल बन गई होगी। ये थ्योरी सीधा फिल्म के स्टोरी लाइन से निकलती है। फिल्म में नानी का रिचुअल होता है, वो बुरी आत्माओं की दुनिया में जाती है और 3 कमरों में भागती है। एक कमरे में वो रियायू को आत्माओं के बीच बैठा हुआ देखती है और डर के वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों वो वापस कैसे आई? रिचुअल के अनुसार जो इंसान बुरी दुनिया में जाता है वो वापस सिर्फ तभी आ सकता है जब उसका कोई भी नाता नहीं होता उस बुरी दुनिया से। लेकिन नानी ने वहां रियायू को देखा, रियायू जो उनके साथ रहती है, रियायू जिसकी वजह से वो उस दुनिया में गई थी। मतलब नानी का उस दुनिया से कुछ ना कुछ नाता जरूर था रियायू के जरिए। मुझे जो लगता है और मेरी थ्योरी के हिसाब से नानी भी उस दुनिया में जाके पार्शियली पोजेस हो गई थी। उन्होंने रियायू को देखा और वो कनेक्शन खान साहब ने यूटिलाइज कर लिया। हेलुसिनेशंस खान साहब ने भेजे, भाई की मौत खान साहब की प्लानिंग थी, नानी का सुइसाइड खान साहब का फाइनल मूव ताकि रियायू बिल्कुल अकेली हो जाए। और अब सोचो, नानी ने सुइसाइड किया था, एक ऐसी मौत जिसमें इंसान अपनी मर्जी से जाता है। सुपरनैचुरल बिलीफ में ऐसी रूहें कभी भी शांत नहीं होती, वो ट्रैप्ड रहती है और उसी दुनिया में भटकती रहती है। क्या नानी भी अब उसी प्रेयर वाले कमरे में एक ट्रैप सोल बन के रह गई होगी? फिल्म ने आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हाँ। तो दोस्तों ये फिल्म देखने के बाद मैं एक चीज सोचता रह गया, खान साहब सिर्फ रियायू की दुश्मन नहीं थी। सर्वो के अंदर जेलेसी भड़काई, सिंटोट के अंदर डर भड़काया, अपने बेटे को बचाओ, सच छुपाओ। नानी के अंदर हेलुसिनेशंस भेजे, गांव वालों के अंदर शक बढ़ाया, ये काला जादू करते हैं, इन्हें मारो। एक के बाद एक करके पूरे गांव को, पूरी फैमिली को तोड़ता गया बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। खान साहब का काम सिर्फ इतना था, ध्यान भटकाओ, और बाकी काम इंसान खुद कर लेता है। और यही सबसे स्कैरी बात है दोस्तों, हमारे अंदर जो डार्क थॉट्स आते हैं, गुस्सा, जेलेसी, डर, शक,
क्या हम तय कर सकते हैं कि वो हमारे खुद के थॉट्स हैं या कोई और लगा के गया है? और यही मेरे लिए इस फिल्म का असली हॉरर था। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। और कमेंट में ज़रूर बताओ 3 थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज़्यादा स्कैरी लगी। कमेंट्स में आप लोग का हर वीडियो के लिए पढ़ता हूँ, और अगर आप लोग को इन 3 थ्योरीज के अलावा कोई और थ्योरी पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पढ़ूंगा और उसके ऊपर टॉप अप करता हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर मूवी एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए स्टे स्पूकी।